विलन को गालियां ना मिलें, गालियां मिली तो समझ लो कि सक्सेसफुल हो गया है एक्टर। इनिशियली बैंडेड क्वीन की, प्रेम ग्रंथ की, इसमें माधुरी दीक्षित को रेप कर रहा हूँ, इसमें फूलन देवी को रेप कर रहा हूँ, भयानक कैरेक्टर्स वो किए। रियल लाइफ पे कभी कुछ फर्क पड़ा? मेरे रिश्तेदार जिनके साथ में अपना बचपन में इतना अच्छे घुल मिल के रहते थे, जब मैं सागर जाता था तो वो थोड़ा दूर दूर हो जाते थे। पूरा शूटिंग का ब्यौरा फूलन देवी को जेल में जाके बताया जाता था, क्योंकि उनकी परमिशन से ये फिल्म बन रही थी। दूसरे दिन कहीं वहाँ जाके उन्होंने जिससे ब्रीफ किया, 2 दिन की शूटिंग, आगे की 2 दिन की शूटिंग ये होने वाली है करके, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की अगर आप बुरा न माने तो हम जान सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने तकरीबन 40 मिनट तक अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये एकदम शॉक हो गई, और तो उसने डांटा तो रो क्यों नहीं है, ये जो मैंने बताया ये 50% है और दिखना चाहती है। ये कह के उसने फटफट करके ब्लाउज के बटन खोले और दिखाया, उन ठाकुरों ने अंदर मांस नोचा हुआ। जब मुझे ये रोल मिला तो साथ में दिलीप कुमार हैं, राजकुमार हैं, और इनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, सबको ढिंडोरा पीट दिया मैंने। लेकिन जब ये मालूम पड़ा पूरी तरह से चॉप ऑफ हो गया है मेरा कैरेक्टर, मतलब हार्ट अटैक से ही बचा मैं, समझ। सुभाष घई से कभी और कुछ बात हुई? ऋतिक रोशन को मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि कर क्या रहे हैं, ये गुटखा का भी ऐड कर रहे हैं, गेमिंग का भी ऐड कर रहे हैं, जुआ खिलाने का। आप न्यू कमर्स को, यंगस्टर्स को जुआ खिलाना सिखा रहे हैं। अक्षय का जो डिसिप्लिन है रिमार्केबल है, कोई भी स्टार वो डिसिप्लिन नहीं दे पाया है जो अक्षय ने दिया। शाहरुख खान को देखा, मैंने बहुत सुना था कि वर्कहॉलिक होते हैं लोग, देखा पहली बार सुबह की फ्लाइट से चेन्नई लगा जाके वहाँ कोई फंक्शन अटेंड करना है और फंक्शन से सीधे आना है और फिर शूटिंग ज्वाइन करनी। आप अंदाज़ा लगाइए। गोविंदा कैसे हैं काम करने के लिए? उस समय अच्छे थे, फर्स्ट क्लास। उस समय अच्छे थे मतलब? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। हिंदी सिनेमा का इतिहास करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बीते 4-5 दशकों में सिनेमा इतनी तेजी से बदला है कि अब इसकी बातें सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने इस बदलते हुए सिनेमा को जिया है। मैं बात कर रहा हूँ गोविंद नामदेव जी की। गोविंद सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा हूँ जी। आजकल बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत एक्साइटमेंट है जी। क्योंकि क्या वेब सीरीज़ भी है, वेब फिल्म्स भी हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी है, लो बजट की फिल्म्स भी है, मीडियम बजट की फिल्म्स भी है, स्टार वाली फिल्म्स भी है। सो इतना काम है और काम क्वालिटी का। सो ऐसे ऐसे अभी कैरेक्टर्स मुझे ऑफ़र हो रहे हैं जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस एज में आके मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स करने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए ऐसा कौन सा आपको कैरेक्टर लगता है कि अविनाश ये तो नहीं सोचा था मैंने कि कुछ ऐसा मिल जाएगा? अभी मैंने एक हिटलर का कैरेक्टर किया। बिल्कुल। जो कि बड़ी बहुत मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का कैरेक्टर मुझे मिले, वो कैरेक्टर करने को मिला। उसके बाद एक मैं किन्नर का रोल कर रहा हूँ, किन्नर जो विलन है फिल्म का जी, वो कर रहा हूँ। एक मुझे ऐसे किरदार को करने का मौका मिला जो 1948 के दौरान बंगाल में जो सीएम था, जिसने ऑर्डर कर दिया था कि सभी हिंदुओं को मार दिया जाए। बड़ा फेमस है ये, लोगों को मालूम नहीं है, इतिहास ज़्यादा हमको जो सच्चाई के साथ हमको बताया गया नहीं। सो वो कैरेक्टर कर रहा हूँ जो बहुत रसिक भी है। एक मैं बिहार का बाहुबली कर रहा हूँ, जिसका शौक़ है नए नए कपड़े पहनना, नए नए ड्रेसेस पहनना। कभी वो घुड़सवारी सीखता है, घुड़सवारी करने के लिए जो पूरा एक अटायर होता है किट होता है, वो पहन लेता है, हेलमेट पहन लेता है, कुर्ते के ऊपर हेलमेट नहीं, वो हैट उसका, तो कुर्ते के ऊपर वो हैट पहन लेता है।
फिर वो सूट पहन लेता है, लेकिन बतौर एक्टर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, बहुत नई मौका, चीजें मिल बहुत रही हैं। अच्छा। आपने अभी बताया था बातचीत के शुरुआत में अलग अलग मोड्स का आपने जिक्र किया कि शॉर्ट फिल्म है, वेब सीरीज है, फिल्में हैं, लो बजट फिल्में हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं। जी जी। बतौर एक्टर जब आप कैमरा के सामने उतरते हो, मोड अलग होते हैं, पैसा अलग होता है, बतौर एक्टर कुछ अलग आपको फील होता है? यस, मतलब अगर मेरे सामने इतने कैरेक्टर्स करने को हैं, तो एक एक्टर को और क्या चाहिए, क्या चाहिए? उसको अपने वर्सटैलिटी, उसकी अपनी गहराई मापने के लिए यही सब तो है, ये माध्यम है। ये कैरेक्टर सब देखिए, अभी आपने वो मेघना गुलजार की फिल्म देखी होगी जिसमें सरदार पटेल का कैरेक्टर किया मैंने, तो मैंने कभी सैम नहीं बहादुर। हाँ, सैम जी, बहादुर, उसमें जी। सरदार पटेल का कैरेक्टर जी। किया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे सरदार पटेल के रूप में भी देख सकता है। एक एक्टर के लिए टेस्ट है ये। तो एक तरफ सरदार पटेल भी कर रहा हूँ, एक तरफ वो किन्नर का किरदार भी कर रहा हूँ, और एक तरफ हिटलर का किरदार भी कर रहा हूँ। तो इस तरह के कैरेक्टर्स करने को मिल रहे हैं, और एक बाहुबली जो मैंने आपको बताया, तो बहुत आनंद में हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ का बहुत आनंद आ रहा है। शोला और शबनम 92 में रिलीज हुई। हाँ। उससे पहले एक और फिल्म आई थी 1991 में, सौदागर, है ना, जिसके बारे में भी आपने हाल ही में बात भी करी थी कि शूट किया था लेकिन एडिट में वो चीज़ें हट गई, जिसकी वजह से मेंटली भी आप बहुत परेशान हुए। 91 2024 30 साल लगभग हो गए हैं। सुभाष घई से कभी और कुछ बात हुई, कुछ और काम करने का प्लान या कुछ भी? कभी कोई बातचीत नहीं? मैं क्या से ये एपिसोड रहने देते। अच्छा, कभी और किसी फिल्म में ऐसा हुआ जिसमें रोल कट गया हो सौदागर के अलावा? क्योंकि अब तो होता है ना कि शूट बहुत लंबा होता है, फिर वो एडिट टेबल पे जाती है फिल्म, काट छाट थोड़ा होके। बहुत तो एडिट सभी जगह होता है, लेकिन ऐसा ड्रास्टिकली कि पूरा कैरेक्टर रोल ही ही साफ कर दिया जाए, वैसा वैसा कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। और पहली फिल्म में हुआ। पहली फिल्म मतलब मैं जैसे जिस ग्रुप से आया था, एक बड़े काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप है ये हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, और उसमें ए ग्रेड का आर्टिस्ट जो लीड करता आ रहा लीड है हर करता आ स्टेज रहा शो है। में करीब करीब। और जब मुझे रोल मिला, इसमें अनुपम खेर ने मेरी मदद की थी, ये रोल सौदागर के लिए। सौदागर के लिए। कैसे, थोड़ा सा? नहीं, बताया कि मुझे अच्छा, बुलवाया, हाँ। मुझे मिलवाया, फिर मैंने वो फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए, तो इस तरह से। और शूटिंग के दौरान काफ़ी सपोर्ट किया, साथ साथ हमारी काफ़ी शूटिंग भी रही। इस मामले में अनुपम को मैं कभी नहीं, मतलब मैं शुक्रगुजार रहता हूँ उसका, कृतज्ञता है उसके प्रति, क्योंकि बिगनिंग में ही आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत। मतलब आपको, आप फ़ोन करें और वो इमीडिएटली उठाए और बुला ले, और दिन भर मैं रहूं, खाना वाना साथ में खाऊं, भले ही हमारी, और वो डायरेक्टर से मिलवाता था। इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है? भले ही मुझे तुरंत नहीं मिला, बाद में मिला, मतलब इस तरह से कई लोगों ने दिया, कई लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उसने मिलवाया। उसने कई बार हमको पैसों की भी ज़रूरत पड़ी, मैंने उससे मांगे और उसने दिए। इससे बड़ा और क्या चाहते हैं आप? सही बात। तो इस मामले में मैं कभी नहीं बोलता उसको। तो ये जो रोल मिला वो भी उसने सपोर्ट किया, इस वजह से मिला। ये रोल भी मुझे उस एल्बम की वजह से मिला और अनुपम के सपोर्ट से मिला। सुभाष घई। हाँ, वो तो थे। कि कभी आपने जिक्र नहीं किया उनसे कि क्यों ऐसा हो गया? हाँ, 15 मिनट का रोल था, अगर रहता, क्योंकि आपने तो बोल दिया था ना हर जगह कि मेरी हाँ, पहली मैं ये फिल्म। कह रहा था कि एनएसडी रेपर्टरी कंपनी से आया है, ए ग्रेड का आर्टिस्ट, और जब मुझे रोल मिला तो साथ में दिलीप कुमार हैं, राजकुमार हैं, सुपरस्टार, और इनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। सबको ढिंडोरा पीट दिया मैंने, पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन जब ये मालूम पड़ा कि मैं नहीं हूँ, पूरी तरह से चॉप ऑफ हो गया है मेरा कैरेक्टर, तो एक जो मतलब हार्ट अटैक से ही बचा मैं, समझ लो। इतना दिल पर ले लिया मैंने। एक हफ्ता तो मैं होश में ही नहीं था। खूब बियर पी रहे, बियर पड़े हुए, जहाँ जा रहे वहीं। शराब को सहारा बना लिया। शराब नहीं, बियर ही पीता था।
लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसको कैसे झेलूं, कैसे डाइजेस्ट कैसे करूं। कभी पत्नी के गले लग के रो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, वो भी परेशान हो गई, डर डर गई होगी कुछ हो ना जाए इसको। तो बड़ी मुश्किल से निकले उससे। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं मिला उससे। ऐसा लगाने की ज़रूरत है मिलने की। हम चाहते थे कि उन्हीं की तरफ से कुछ इनिशिएटिव, कुछ पहल होए, तो नहीं हुआ तो ठीक है ना यार। शोले और शबनम के वक्त ये डर था कहीं ना कहीं कि कहीं इस बार भी ऐसा कुछ हो गया तो, या ये बाद में पता लगा था सौदागर के बाद में, मतलब शोले और शबनम का हुआ? हाँ, लग गया था ना पता तो जब उनके रिलीज होने से मालूम पड़ गया था। हाँ। रिलीज होने से पहले कि मुझसे डबिंग करा ही नहीं रहे, कहना इतने हमने डायलॉग बोले, तो वो कहते थे कि हाँ भी बताते हैं। बाद में फाइनली उनके ब्रदर ने बताया, अशोक जी ने, कि ऐसे हो गया है, तो अगली फिल्म में देखेंगे, अभी आप डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना, ऐसे करके उन्होंने बात बोल दी। ये फिर डर हमेशा बना रहा। हाँ, क्योंकि इनिशियली जो होता है जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो लेकिन वो डेविड धवन और प्रहलाद निलानी ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत, उनको बहुत पसंद भी आ रहा था, मेरा काम पसंद आ रहा था। और जब ये रिलीज़ हुई फिल्म तो लोगों को बहुत पसंद आई मेरी परफॉर्मेंस। एक किस्म से एक होता है कि लाडला एक्टर बन गया मैं उनकी कंपनी का। गोविंदा कैसे हैं काम करने के लिए? उस समय अच्छे थे, फर्स्ट क्लास। उस समय अच्छे थे मतलब? बाद में कुछ वो बाद में स्टारडम चढ़ गया, बाद में लीड लेती कुछ थी और चेंज हो गया। अच्छा, उस वक्त टाइम पे आते थे शूटिंग सेट पे? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, किससे सुने, कि गोविंदा बहुत लेट आते हैं शूटिंग सेट पे। नहीं, उस समय सब बिल्कुल सही था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बिल्कुल टाइम से हो रहा था, सब कुछ टाइम पर होता था। और क्या लेवल था परफॉर्मेंस का, बहुत अच्छा, क्या कमाल के एक्टर हैं, अनडाउटेडली, कोई शक नहीं। नहीं, वैरायटी है उनके काम में, लेकिन हो जाता है क्या। अच्छा, फिल्म में हीरोइन थी दिव्या भारती जी। दिव्या भारती की ही 1994 में एक फिल्म आई थी लाडला, जो उनकी नहीं हो पाई थी। फिल्म शूट करते वक्त किसी वजह से उनका निधन हो गया था, बाद में उनको रिप्लेस कर लिया था। उसके बाद अब उनकी जगह ली थी श्रीदेवी ने, और श्रीदेवी ने कुछ इंटरव्यूज में और उस फिल्म से जुड़े लोगों ने बोला था कि यहाँ पे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कुछ तो भूतिया या हॉन्टेड टाइप की चीजें हो रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि जिस सीन में दिव्या भारती अटक गई थी शूट के वक्त, उसी सीन पे श्रीदेवी बहुत देर तक अटकी रही थी। आपने कभी कुछ ऐसा किसी शूटिंग सेट पे कुछ महसूस किया है? कभी नहीं? कभी नहीं। जब ये सब बातें चल रही थी, आप तक पहुंचा था कुछ ऐसा? मैंने सुना था कि कुछ इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन मैं बिलीव ही नहीं करता था, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं हो कभी। आपके अगर करियर की बात करूं, फिल्मोग्राफी की बात करूं, आपने दमादम विलन के कैरेक्टर्स प्ले किए, नेगेटिव शेड्स रहे हैं जिनमें। इनका रियल लाइफ पे कभी कुछ फर्क पड़ा कि रियल कैरेक्टर्स, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, इंसान इतना ही जानता था जितना पर्दे पे या मैगजीन पे देख रहा है। अब उसमें वो बुरी इमेज, वो नेगेटिव शेड्स दिख के आ रहे हैं, कभी हकीकत में इसका कुछ असर पड़ा? पड़ा ना, जैसे बहुत पड़ा, लेकिन उल्टा पड़ा। आमतौर पर ऐसी ये एक भ्रांति है, भ्रांति क्या हो सकता है, सच भी हो कि इस तरह के रोल करते करते आदमी वैसे हो जाता है। तो मैं वैसा नहीं हुआ, मैं उल्टा हुआ कि दिन भर हम जैसे कि सीन कर रहे हैं और वही चल रहा है दिन भर किया, या किसी के मर्डर कर रहे हैं, मर्डर किया, चाकू घुसाया, ब्लड ये सब करके मन इतना थक जाता था, और ऐसा लगता था कि लोग कैसे कर देते होंगे ऐसा काम, ब्लड कैसे, किसी को मार कैसे देते हैं, ऐसे मतलब क्या उनके मन में किस तरह की भावनाएं होती होंगी कि वो ऐसा कर देते होंगे। इस तरह के थॉट्स के साथ मैं घर पहुंचता था, और मतलब अपने आप ही के अननोइंगली ज़्यादा मैं अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करता था, ज़्यादा पत्नी को प्यार करता था, ज़्यादा प्यार आता था मुझे उनके ऊपर, ये सब करने के, क्योंकि दिन भर वही सब करके उल्टा मतलब हाँ। ये इतना गलत काम करके आया है, तो फीलिंग ये होती थी। तो उस दिन मैं ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा प्यार करता था, और ज़्यादा
भगवान की मतलब पूजा ज़्यादा करता था, ऐसा ऐसा हो जाता था। हम्म, कुछ जानबूझकर नहीं करता था, ये होता कैरेक्टर था ऐसा ही। हम्म, करते 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 आज मैं जो हूँ वो इसी वजह से हूँ कि मैंने ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे किए किए। हैं। इतनी पॉजिटिविटी है, एक प्योरिटी की तरफ जैसे आदमी जाता है, कुछ वैसा है। तो ये असर हुआ है, उल्टा असर हुआ है। मैं भी, मेरा सवाल जिस संदर्भ में था वो ये था कि मैं अभी हाल ही में मुकेश ऋषि सर के साथ बैठा था, तो उन्होंने एक वाक्य बताया कि एयरपोर्ट पे वो एक बार थे, एक महिला आई, पास आई और पास आके बोलती, लगते तो अच्छे हो लेकिन ये सब काम क्यों करते हो। क्योंकि कैरेक्टर से इमेज वो ऐसी बन जाती है। यस, तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा, क्योंकि जो जैसा देखेगा वैसे ही समझने लगते थे ना उस वक्त तो। ऐसा हुआ, बहुत हुआ। मतलब ऐसा हुआ कि हम्म, मेरे रिश्तेदार जिनके साथ में अपना बचपन में इतना अच्छे घुल मिल के रहते थे, हम्म, जब मैं इस तरह के कैरेक्टर्स, जैसे मैंने बैंडेड क्वीन, इनिशियली बैंडेड क्वीन की, प्रेम ग्रंथ की, हम्म, उसमें माधुरी दीक्षित को रेप कर रहा हूँ, हम्म, उसमें फूलन देवी को रेप कर रहा हम्म, हूँ और मर्डर कर रहा हूँ, ये वो ऐसे भयानक कैरेक्टर्स वो किए। तो जब मैं सागर जाता था तो वो थोड़ा दूर दूर हो जाते थे, और मतलब झिझक आ गई थी उनके अंदर मुझसे बात करने में। हम्म, नज़दीक आके अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके बात नहीं करते थे, और ऐसा बहुत हुआ। जहाँ जहाँ रहने गया वहाँ वहाँ ऐसा हुआ। जब तक वो मुझे जान नहीं गए कि मैं कैसा आदमी हूँ, तब तक बिल्कुल लोग डिस्टेंस ही रखते थे, कोई आसानी से नज़दीक नहीं आता था। आप समझाने की कोशिश करिए कभी आपने कि मैं ये थोड़ी ना हूं, ये तो मेरा रोल है। ये मैंने अपने रिश्तेदारों को समझाया। हाँ, बाकी जहाँ जहाँ मैं रहने गया वहाँ फिर मैं अपने जो वहाँ हमारे काम थे, पूजा पाठ हमारे घर में होता है एक जी। घंटे का होता है, हम्म, सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, अच्छे भजन, क्लासिकल सिंगिंग, और ये सब चीज़ें हैं हमारे। तो 2-3 दिन में ही समझ जाता है आदमी, क्या जी यार, हाँ। ऐसा नहीं, ये तो ढंग का आदमी है। आपने भी जिक्र किया कि जैसे किसी फिल्म में माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर का या किसी फिल्म में फूलन देवी के कैरेक्टर का, जब पहली बार ऐसा बताएगा कि आपको कोई ऐसा सीन करना है बतौर एक्टर, पहली चीज दिमाग में क्या कौंधी कि कैसे? हाँ, मैं डर गया था। हम्म, बैंडिट क्वीन जो मतलब इनिशियल, समझ लो कि शोला शबनम के बाद की फिल्म थी। हम्म, तो मैं सोचा कि यार ये करेंगे कैसे। हम्म, इसके पहले इस तरह के कोई कैरेक्टर किए नहीं थे हमने। हम्म, बहुत बेचैनी हो रही थी कि करेंगे कैसे। और उस कैरेक्टर के बारे में ठाकुर श्री राम सिंह, हम्म, रियल कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा सामग्री मिली ही नहीं, हम्म, उसके बारे में ज़्यादा कहीं कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं, उसके बारे में ज़्यादा बताने वाला कोई मिला ही नहीं, सिवाय 2-3 न्यूज़ के कि वो इस तरह से एनकाउंटर हो गया था और वो उसने ऐसे ऐसे किया था, जो फूलन देवी के द्वारा बताया गया। बताया गया था। थोड़ा बहुत वो भी हमको डायरेक्टर टीम की तरफ से थोड़ा बहुत बता गया, लेकिन उससे बन नहीं पा रही थी बात। हम्म, तो शेखर कपूर का ये तरीका था कि वो हम्म, 3-4 दिन पहले एक्टर्स को ले जाते थे लोकेशन पर, ताकि लोकेशन को आप महसूस करें, फैमिलियर हो सके थोड़ा। फेमिलियर हो सकें। पहाड़ों पर कैसे चलेंगे, पहाड़ों से उतरेंगे कैसे, मूवमेंट कैसे होगा हम्म, वगैरह इस तरह से। तो शूटिंग चालू कर दी, उन एक्टर्स को बुला लिया, लगभग मेन कैरेक्टर एक्टर्स जो थे। हम्म, तो शूटिंग चल रही थी, सुबह हम लोगों को बुला लिया गया, हम लोग बैठे हुए थे। ये पहली घटना बताता हूँ जिसने मेरी हेल्प की। शूटिंग उधर चल रही थी, हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हुए थे। मेरे फादर, जहाँ दुकान थी, घर से दुकान, वो एक अंगूछा सिर पर लेके थोड़ा सा गीला सा करके वो लेके चलते थे हम्म, दुकान तक जाने के लिए और दुकान से घर आने के लिए। तो वो मैंने डाला हुआ था। हम्म, तो ऐसे मैं सोचा कि यार डायरेक्टर को दिखाते हैं, क्या पता उनको पसंद आ जाए। हम्म, तो मैंने उसको फिर ठीक ठाक से लिया, चश्मा लगाया हुआ था, हम्म, तो चश्मा लगाया, गॉगल्स, क्योंकि बहुत धूप थी, गर्मी बहुत थी। मैंने आवाज़ आई, सर देखिए। उनका क्या, सर देखिए कैरेक्टर, और ये ऐसे चलेगा। वो
चलने का तय नहीं किया था, लेकिन अचानक मुझे फादर का याद आया, जिस तरह से वो चलते थे पापा जैसे चलते थे। पहलवान के। तो मैं कहा सब वही पेड़ के नीचे मैंने उसको, आप देखिए, और ऐसे ही मैंने चल के दिखाया, वो किया, वो ऐसे ही खड़े रह गए, कमाल, करेक्ट करेक्ट, वो गॉगल्स भी लगाओ। तो फिर मैंने गॉगल्स भी लगाए, यस कीप इट, मूछ वूछ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आमतौर पर ये होता है, एक वो रहता है ना कि एक ठाकुर की इमेज होती है मूछ कि और मूछ हाँ, वूछ रहेगी और ताव तब, देंगे हाँ थोड़ा, तब, हाँ। वही, उसकी जरूरत नहीं है, कीप इट, ये ऐसे ही रखो, और ये वॉक भी ऐसे ही रखो, चश्मा भी रखो। इस तरह से वो एक उसका आउटर तय हो गया। इसके बाद फिर वो सीन वगैरह करने थे, आगे सब सीन वीन करने हैं, जी। ये तो समझ लो आउटर हो गया, हुआ। लेकिन ऐसे कैसे करूँगा, वो कैसे मैं अपने गांव के सब लोगों को ऑर्डर करूँगा कि रेप करो इसको। पूरे गांव के मर्दों ने रेप किया था, एक एक करके आके यहाँ। तो वो परेशान रहता था, सोचता रहता था कैसे करूँगा कैसे करूँगा। 2-3 दिन की शूटिंग हो गई थी कि हर 2 दिन में जो शूटिंग होती थी, वो पूरा शूटिंग का ब्यौरा फूलन देवी को जेल में जाके बताया जाता था। अच्छा। वो ग्वालियर जेल में थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे धौलपुर में, तो वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे वो जेल, चूँकि उनकी परमिशन से ये फिल्म बन रही थी, उनकी लाइफ के ऊपर वो उनसे परमिशन लेके जो उपन्यास लिखा गया था, उस उपन्यास को आधार बना के एक फिल्म बन रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर जाता था और उनको ब्रीफ करता था कि ये हमने शूटिंग की है और आगे की 2 दिन की शूटिंग ये रहेगी, इस तरह के सीन्स हम करने वाले हैं। तो ये सिस्टम बना था। तो मेरी एक मित्र हैं जो हम लोग साथ में काम करते थे रेपेटरी कंपनी में, डॉली अहलूवालिया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, और वो उसमें कॉस्ट्यूम कर रही थी। तो जब उनको मालूम पड़ा कि कोई जा रहा है, तो उन्होंने शेखर कपूर से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं जा सकती हूँ, मैं तो ये ब्रीफ कर ही दूंगी। तो उनका हाँ जाओ जाओ, तुम तो फीमेल भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें तुमको और एक्स्ट्रा मालूम पड़े जी। तो ये तय हो गया और वो गई दूसरे दिन गई, वहाँ जाके उन्होंने जिस तरह से ब्रीफ किया 2 दिन की शूटिंग, आगे की 2 दिन की शूटिंग ये होने वाली है करके, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की अगर आप बुरा ना माने तो हम जान सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। मतलब पूछ लिया कि हुआ कैसे। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं साथ जी, में जी। उन्होंने तकरीबन 40 मिनट तक अपनी पूरी कहानी सुनाई। शुरू में तो ऐसे 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 ऐसे, और जैसे जैसे वो उन्होंने अपनी रियल आप बीती और वो ट्रॉमा बताया, ये एकदम शॉक हो गई और मतलब रोने लगी। हिलक हिलक के रोना कैसा होता है वैसे। तो उसने उस डांटा कि तू रो क्यों नहीं है, ये जो मैंने बताया ये 50% है, 100% और दिखना चाहती है। ये कह के उसने फटफट करके ब्लाउज के बटन खोले और दिखाया, उन ठाकुरों ने अंदर मांस नोचा हुआ था, इनके गड्ढे थे, जो गड्ढे हो गए थे अभी वो मांस नोचने की वजह से। तो ये देख के एकदम वो शॉक हो गई। अब जा, ये उसी अवस्था में आई और उसने मुझे बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि हम एक कोलीग थे रहे, तो हमारी बहुत बनती थी। तो उसने फिर मैंने पूछा उससे क्या क्या उन्होंने बताया, तो उसने पूरी कहानियाँ बताई, कैसे ठाकुरों ने क्या क्या किया, हर लेवल पर उसको एक्सप्लॉइट किया गया, हर लेवल पर, चाहे गांव हो, चाहे छोटा आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई पुलिस वाला हो, हर एक ने उसको किया, उसको एक्सप्लॉइट किया। और ये सब सुन के फिर रोने लगी। और जिस तरह से उसने बताया ना कि इस तरह से मांस नोचा हुआ था, वहाँ से मैंने उस ठाकुर का साइकोलॉजी पकड़ी कि ये आदमी इतना निर्दयी क्रूर दिखना चाहिए। जब इतना क्रूर दिखेगा तब ये जस्टिफाई करेगा कि वो उसने फूलन देवी के मांस नोच सकता है, इतना क्रूरता दिखनी चाहिए।
और वहाँ से मैंने उसकी साइकोलॉजी पकड़ी और फिर हर सीन में कुछ इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट रखा कि फूलन देवी के प्रति हेट्रेड, नफरत और लात मार रहे हैं और वो क्रूरता दिखाई दी। और उस क्रूरता की वजह से उस एपिसोड की वजह से मुझे पूरा कैरेक्टर समझ में आ गया। उसके फिर चलने का ढंग, उसको लेके जाने का ढंग, उसको पकड़ने का ढंग, उसको करने का ढंग, उसको पकड़ के पूरे गांव वालों को दिखा रहे हैं, ये देखो ये है फूलन, फूलन तुम्हारे ठाकुर को गालियां दी थी इसने, देखो देखो ऐसे, और उसको झंझोड़ना और वो ये सब चीज़ें फिर मुझे इस पर्टिकुलर कहानी से मिली। जैसे कहते हैं ना कि अगर विलन को गालियां ना मिलें, गालियां मिली तो समझ लो कि सक्सेसफुल हो गया है एक्टर। फिल्म देखने के बाद गालियां देते हुए निकलते लोग, अरे इसको क्यों छोड़ दिया, कि तो काट डालना चाहिए था इसको, तो मतलब ऐसे ऐसे गोली मार देनी चाहिए, उसको चौराहे पे खड़ा करके मारना चाहिए था, उसको क्यों छोड़ दिया, ऐसे बोलते हुए निकलते थे लोग। यही सिस्टम मैंने फिर हर फिल्म में रखा। आम जिंदगी से मैंने जोड़ा ज़रूर, किसी का लुक लिया, किसी की लैंग्वेज ली, किसी का सुर लिया, कोई भी, चाहे सरफरोश का कैरेक्टर हो, चाहे वो वीरप्पन का, ये सब कहीं ना कहीं से आम जिंदगी से उठाए हुए कैरेक्टर हैं जोड़ के। चाहे वो प्रेम ग्रंथ का कैरेक्टर हो, रूप साय का, न गंदा, थूक ने पान खाया हुआ है, पी के गिर रही है कुर्ते के ऊपर और होश भी नहीं है, कि आम जिंदगी से उठाए है। बिरजू ठाकुर, उसके लिए 2 कैरेक्टर्स को मैंने ऑब्जर्व किया। और ये रूप साय वाला जो प्रेम ग्रंथ वाला कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर तो जीता, उसके यहाँ काम किया मैंने। ये तो बात हुई कि आप अपने किरदार की तैयारी कैसे करते हो, है ना, आपने ये बता दिया कि आप आसपास से चीजें उठाते हो, कैरेक्टर को परफेक्ट बनाते हो। अभी सीन्स और मर्डर वाली चीज़ों पे बात हो रही थी, आपने उसमें बताया कि कैसे बैंडिट क्वीन में आपने अपना कैरेक्टर डेवलप किया और कैसे वो पूरा परफॉर्म किया। जब कोई फिल्म मतलब फिक्शन है, वो जहाँ पे ठीक है सब मनगढ़ंत है, उसमें खुद का कैरेक्टर के साथ ही सामने वाले को कंफर्ट करना, उदाहरण के लिए माधुरी दीक्षित, अब अगर आप एक ऐसा सीन करने जा रहे हैं सामने माधुरी दीक्षित हैं, वो कंफर्ट, वो सामने वो नरेशन कैसा होता है, मेरे को वो जानना है। नरेशन कि आप क्योंकि आप एक क्रीप सीन परफॉर्म करने जा रहे हो, आप सामने वाले से क्या बोलते हो, वो शूटिंग सेट पर आना, वो बातचीत, वो सब कैसे होता है? वो मतलब ये होता है, चूंकि मैं तो एकदम नया भी था और वो तो सुपरस्टार थी, समय की नंबर 1 हीरोइन थी, तो उसके पहले जितने भी सीन्स हुए ना, तो उनको बहुत पसंद आए। यह एक्टर तो ढंग का है, जो कुछ मैंने किया, जिस तरह के सीन्स किए, उसकी वजह से वो अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। तो एक हमारी बॉन्डिंग बनी। तो जब इस तरह के सीन जैसे आना है और अभी करना है, अभी मुझे वो लेटी हैं, उनको बोल जाना है, तो मैंने मतलब एक होते कि हम बोली कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, या प्लीज़ आप संभालना प्लीज़, मतलब इस तरह से इतना बोलना ही काफ़ी होता है कि अगले को थोड़ा सा चिंता है, केयर है, ऐसा नहीं है कोई उठपटांग नहीं है, उसको सेंस है, एटिकेट्स हैं। तो जब इतना कह दिया तो फिर वो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात। तो मुझे मालूम है कि अभी मैं थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकता हूँ इस कैरेक्टर के हिसाब से। तो वो पर मतलब ऐसे सीन्स किए जो मतलब जैसे पानी के अंदर जैसे उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो घुमा दिया। अगर वो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता तो मैं थोड़ा झिझक में रहता। रीटेक्स लेने में झिझक होती है या नहीं होती, क्योंकि वो हम उस तरह से हो जाते हैं ना, एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर हम चीज़ों को करते हैं। कोई ऐसा सीन याद है आपको जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपने रीटेक लिए हो? वैसे तो ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमको
रिहर्सल करने की बहुत आदत रही है, क्योंकि हम थिएटर के एक्टर रहे हैं। जो शुरुआती दौर में फाइटिंग में हमको टाइम लगा था, क्योंकि वो टेक्निक हुआ करती है फाइटिंग करने की, कैमरे के फिल्म के मुताबिक करना है सामने के क्योंकि, हाँ। हिसाब से। तो उसमें टाइम लगा था मुझे शोला और शबनम में। तो इसके लिए खूब मजाक उड़ाया था हमारे हम एक्शन डायरेक्टर जो हैं हमारे, इतना मजाक उड़ाया था कि दूसरे दिन मैं उनके यहाँ जाके सीखने लग गया था। जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, उसमें पार्टीज वगैरह से भी काम मिलता है क्या, कि आप किसी की पार्टी में शामिल हो रहे हो, वहाँ को डायरेक्टर मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गया, ऐसा होता है? या पहले होता था या अब होने लगा हो सकता है अब होने लगा हो ऐसा। क्या होता है कि लाइकिंग बन जाती है, किसी डायरेक्टर की लाइकिंग हो जाती है, एक्टर अच्छा काम करता है। जैसे प्रियदर्शन कितने सारी फिल्म करते हैं, ऑलमोस्ट एक ही बंच ऑफ एक्टर्स के साथ काम करते हैं। या और दूसरे डायरेक्टर्स भी ऐसे हैं, नए लोगों में इनकी टीम राजकुमार संतोषी जैसे हैं, उनको जिस एक्टर पर कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको वो रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये उस कैंप के हैं। अब राजकुमार संतोषी ने अगर किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के साथ काम किया तो ऐसा लगता है कि ये उस कैंप के एक्टर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैंप वाली बात नहीं होती है एक्टर्स के लिए, मतलब मेरे लिए तो कभी ऐसी बात नहीं रही। हालांकि मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ 6-7 फिल्में की, राजकुमार संतोषी के साथ 3-4 फिल्में की, लेकिन मैं उनके कैंप का नहीं हूँ, और ना कोई मुझे समझता है, सिर्फ ये मानता है कि इन्होंने इनके साथ ज़्यादा काम किया है। एक सवाल है जो मैंने कुमुद मिश्रा से भी पूछा था, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, उन्हें दर्शक जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। हाल ही में आपके लिए भी मेरे साथ ऐसी हुआ। मैं जब जिसका भी मैं इंटरव्यू करने जाता हूँ, मैं उसके बारे में आसपास के लोगों से बात करता हूँ। मेरे ऑफिस में आज मैंने बोला कि मैं आज गोविंद नामदेव से बात करने जा रहा हूँ, तो कुछ जो होते ना नए बच्चे, कॉलेज वॉलेज टाइप वाले, तो बोले वो कौन है, तो मैंने आपको फोटो दिखाया, और वो कौन है सवाल से वो चीज़ें बदल गई तारीफ में। अरे ये तो गजब एक्टर है सर, ये इनसे आप ये पूछना, अरे इनसे इस फिल्म के बारे में पूछना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ और आपका इस पर रिएक्शन की लोग पसंद करें लेकिन नाम ही नहीं पता? क्योंकि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का हिसाब ये तो हीरो हीरोइन पर ज़्यादा फोकस होता है। बाकी इस तरह के कैरेक्टर आर्टिस्ट तो कई होते हैं जो करते रहते हैं, कभी ये आ गए कभी, तो उनका नाम इतना हो नहीं पाता है। पब्लिसिटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा हीरो हीरोइन ही दिखाई देते हैं, या थोड़ा बहुत अगर जैसे खलनायक या विलन की बात है, या फिर कभी कभी विलन का भी नाम आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। और जैसे मेरे उस टाइम में 80s में या 90s में मेरी ज़्यादा फिल्में आई, तो वो लोग जानते हैं मेरा नाम। लेकिन आज की जनरेशन नहीं जानती। आज की जनरेशन सिर्फ जब देखती है कि अच्छा ये वो इनकी बात हो रही है, तब फिर वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे उम्दा कलाकारों के साथ काम किया है, जिनमें एक शाहरुख खान भी हैं, और तब वो द शाहरुख खान नहीं थे, सिर्फ शाहरुख खान थे शुरुआती फेज में। कुछ उस वक्त के बारे में बताइए कि उनके साथ काम करने का माहौल, और कैसे थे तब शाहरुख? मतलब मैंने बहुत सुना था कि वर्कहॉलिक होते हैं लोग, जिनको सिर्फ काम की धुन होती है। सुना था, देखा पहली बार शाहरुख खान को देखा, सब तैयारियां होंगी, सुबह शूटिंग है, दिन भर शूटिंग की, रात को फिर सबके साथ, यूनिट के साथ सब घुले मिले, स्विमिंग वगैरह ये सब, खाना वगैरह खा के, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होना है, नेक्स्ट डे क्या क्या शूट होनी है, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर भी थे उस फिल्म के। फिर भी दिल हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जी। उसमें खाना वाना खाने के बाद 10-साढ़े 10 बजे के पर बैठे हो, 11:30 1:30-2 बजे तक वो काम करते रहे।
और उसके बाद उनको सुबह चेन्नई निकलना है, सुबह की फ़्लाइट से चेन्नई लगा जाके, और उनको वहाँ कोई फंक्शन अटेंड करना है और फंक्शन से सीधे आना है और फिर शूटिंग ज्वाइन करनी है। आप अंदाज़ा लगाइए, तो 24 घंटे का पूरा सर्कल हो गया, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे सोने की बात हुई है, 3.5-4 घंटे। मतलब देखा हो, काम में धुनी है, वो धुनी है, मतलब सिगरेट होता जा रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, सुबह ये करना है, इसी उसमें, बाकी और कोई चीज़ है ही नहीं फर्क। और हम्बलनेस, एक सुपरस्टार एक कुछ अलग इमेज लेके चलता है, एटीट्यूड्स अलग होते हैं उनके, टेंट्रम्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल। शाहरुख खान के कोई नखरे नहीं, कोई टेंट्रम नहीं। अभी कांटेक्ट में है, बात होती है या फिल्म के साथ बस जहाँ मिलते हैं बस वैसे ही। वैसा। आपने सलमान खान के साथ भी काम किया है और आपकी उनके साथ एक फिल्म रही है वांटेड। वो फिल्म सलमान की करियर चेंजिंग, या मैं कहूँ दूसरी पारी की शुरुआत रही है, क्योंकि उसके पहले बैक टू बैक कुछ फिल्में अनसक्सेसफुल रही। जब वांटेड में उनके साथ थे, वो नया सलमान खान, वो एक्शन, वो माचो टाइप वाले जो बन रहा था प्रोसेस, वो कैसे थे? और कभी पुरानी फिल्मों की बात होती थी, आपने कभी उनको ऐसा कुछ सुनते या बात हुई कि यार पिछली फिल्में नहीं चली, पता नहीं ये होगा या नहीं, या बॉक्स ऑफिस से फिल्मों का हिट फ्लॉप होने का उन पे कुछ असर देखा आपने कभी? वो इंटरेक्ट नहीं करते ज़्यादा, अच्छा, बातें नहीं करते ज़्यादा, तो काम से काम, बस कोई बात ही नहीं करते, पर्सनल बातें होती ही नहीं। कभी कभार ऐसे, मसलन कि फादर कैसे होते थे, कुछ भी टेढ़ा वेढ़ा क्या पड़ती थी हमारे ऊपर, कुछ इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब शाहरुख खान से एकदम ऑपोजिट कह सकते हैं। हाँ, मतलब इंटरेक्शन में, हाँ ठीक है। शाहरुख की बात हुई, सलमान की बात हुई, आमिर की नहीं होगी तो नाइंसाफी होगी। अभी सरफरोश है ना, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, अभी हाल ही में मुलाकात हुई आपकी, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, एटलीस्ट मेरी तो फिल्म देख के हो गई। आपको कोई वाकया याद है सरफरोश का आमिर खान के साथ, या उस फिल्म का कोई वाकया? उसमें क्या, मेरे सीन तो आमिर के साथ थे नहीं, बाकी फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब रिलीज पर आई या रिलीज की बात थी जी, उस समय काफ़ी हम इंटरेक्शन रहा हमारा, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या है, सब उसमें। तो और मैं वैसे भी आमिर से काफ़ी इम्प्रेस रहा हूँ, जो काम की क्वालिटी, शायद वो जो मेरे अपने संस्कार हैं, एकदम जो भी करो आप बिल्कुल अव्वल के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल टॉप क्लास होना चाहिए, इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, वो आमिर में ज़्यादा है। और उसके लिए उन्होंने अपने डिसिप्लिन में प्रूव भी किया है। मतलब जैसे साल में एक ही फिल्म करनी या साल में 2 ही फिल्म करनी, अपने कैरेक्टर पर भरपूर काम करना, जो भी चाहे फिजिकलिटी हो, चाहे उसकी साइकोलॉजी हो, जितने भी फिल्में की हैं उन्होंने कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं, और उसी वजह से ही वो आउटस्टैंडिंग है, अलग उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। इस बात की मुझे बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत तारीफ़ करता हूँ मैं उन्हें, जब भी मिलते हैं तब भी कुछ ना कुछ उस समय कुछ ना कुछ नया किया होता है। जैसे सत्यमेव जयते बना दिया, कोई मामूली शो नहीं है वो, अद्भुत है, अद्भुत। और कितना वो समझ लो कि सोशल कॉज, कितना सोशल कॉज दिखाई देता है उसमें। आप ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए हैं सामने जिन्होंने अचीव किया है चीज़ों को, हकीकत में अचीव किया है। वो कितना इंस्पिरेशनल है, देख के लगता है यार हम भी तो कर सकते थे ऐसा, हम ये भी तो कर सकते हैं ऐसा, हमारे परिवार में भी तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसा करें। इतना मादा हो जिनमें मेहनत करने का, इतना हौसला हो, इतनी निडरता हो, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे अंदर भी आने चाहिए, जो हम देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं।
कितना बड़ा शो सोशल कॉज है। अभी करने वाला तो वो एक ही स्टार है जिसने ये सब काम किया। एक तरफ आमिर खान जो साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं, आपने उनके साथ काम किया, और आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया जो साल में 5, 6, 8 फिल्में कर देते हैं, जैसा जितना मौका मिलता है। कुछ ऐसा फर्क लगता है कि एक इंसान जो साल में 1 फिल्म कर रहा है वो बहुत ठहर के, संभल के और थम कर काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर क्योंकि जिनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं वो आते हैं और फटाफट शूट करते हुए निकल जाते हैं। मतलब आपको काम में कुछ अक्षय और आमिर के डिफरेंस लगता है बतौर एक्टर जब शूटिंग चल रही होती है ऑन सेट? नहीं, टोटली डिफरेंट है। हर कैरेक्टर का एक अपना तरीका होता है। अक्षय का भी अपना तरीका है, आमिर का भी अपना तरीका है, दोनों का अलग अलग है। उनका ट्रीटमेंट अलग है, उनकी अप्रोच अलग है एक्ट करने की। अक्षय का जो डिसिप्लिन है रिमार्केबल है। अनडाउटेडली कोई भी स्टार वो डिसिप्लिन नहीं दे पाया है जो अक्षय ने दिया। कोई नहीं कर सका, और आई डोंट थिंक कोई कर सकता है ऐसा। अच्छा, अक्षय की ही क्योंकि बात चल रही है और मेरे को फिल्म याद आई है ONG 2। सेंसर बोर्ड ने उसको A सर्टिफिकेट दिया। आपको लगता है सेंसर बोर्ड भेदभाव करता है, या भेदभाव अगर ना भी कहें तो जैसे उसकी टीम या कमेटी के लोग बदलते हैं वैसे उनके फैसले चेंज हो जाते हैं उस हिसाब से? हाँ, इस बात को मैंने उठाया भी था जी कि इतनी प्रबुद्धता तो चाहिए ना, जो सेंसर करने वाली है फिल्म, ये देखनी चाहिए, ये फिल्म आनी चाहिए या नहीं, इतना बड़ा फैसला करने वाले जो लोग हैं उनमें जो विद्वता चाहिए भी, उतना वो सेंस चाहिए कि कौन सी फिल्म देखने वाली है, कौन सी फिल्म हमारे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगी। ये फिल्म ऐसी है, उसको देखने के बाद हर पेरेंट्स दिखा रहा है अपने बच्चों को, बिल्कुल, और वो है ऐसी। तो ये सेंस मतलब आया नहीं, ये फील, ये विचार किसी को आया नहीं। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं उनको किसी को नहीं आया। कितनी बेसिक बात है बच्चों को सिखाना कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, मेंसेस का टाइम क्या होता है, और हर इससे की सारी चीज़ें कौन बताएगा? पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं। एक झिझक होती है, जिस तरह का संस्कार हमारे हैं, जिस तरह का कल्चर हमारा है, एक डिस्टेंस हमेशा पेरेंट्स में, बच्चों में रहता है। माँ और बेटियों में होता है, लेकिन उनमें भी एक लाइन होती है। ऐसी फिल्में दिखाती हैं गलती क्या हो जाती है, आप गलत कब हो जाते हैं, और उसका खामियाजा क्या होता है। उसका खामियाजा यहाँ तक हो सकता है कि आप आत्महत्या करने पर उतारू हो सकते हैं। ये कौन बताएगा? ये पेरेंट्स बताएंगे भी तो बच्चों को भरोसा नहीं आएगा, और बताएंगे बच्चे, पेरेंट्स कहाँ बताएंगे ये बात? तो फिल्मों ने बताई, और फिल्मों ने कितना एजुकेट किया है बच्चों को। बहुत। अब विदेशों में जो बच्चों को दिखा रहे हैं वो फिल्में, स्कूलों में उन्होंने ओके कर दी कि फिल्म को देखो, दिखाओ बच्चों। हमारे सेंसर बोर्ड वालों को नहीं समझ में आया। सो अभी ये बात भी बहुत मैंने उठाई थी, और यही बात मैं फिर कहूँगा। इतना तो जो कौन सी फिल्म हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही है, किस तरह से जनरेशन को इंस्पायर कर रही है, किस तरह से एजुकेट कर रही है, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें सामने। उसके हिसाब से आप फिल्म को सेंसर करें, अप्रूव करें। आपको लगता है एक्टर्स पे समाज का भी बोझ होता है कि हमें उन्हें राह भी दिखानी है कहीं ना कहीं, कि हम अपनी फिल्मों के थ्रू या अपने काम के थ्रू ये बता सकते हैं कि ये सही है, गलत है ना? फिल्मों का असर जनरेशन, न्यू जनरेशन पर ऐसे पड़ता है। तो ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनरेशन को, न्यू जनरेशन को, यंगस्टर्स को आप सही राह दिखाएं। उसमें आपके बच्चे भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, माँ बहन भी हैं, बहनें भी हैं। उनको आप कोई भी इस तरह की चीज़ें ना करें जो उनको गलत रास्ते पर ले जाए। ऋतिक रोशन को मैं बहुत पसंद करता था, कहने में कोई हर्ज नहीं है, कहना भी चाहिए। गुटखा का भी ऐड कर रहे हैं, और गेमिंग का भी ऐड कर रहे हैं, जुआ खिलाने का। क्यों? मैं बहुत पसंद करता था उनको,
लेकिन जब मैंने ये देखा कि कर क्या रहे हैं ये, आप न्यू कमर्स को, यंगस्टर्स को आप जुआ खिलाना सिखा रहे हैं। उसकी तारीफ में जो एक एक्टर करता है विज्ञापन करते हुए, यही तो तारीफ करता है ना, इंस्पायर करता है कि आप करो ये। आप जुआ खिलाना सिखा रहे हैं, आप तंबाकू खाना सिखा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक्टर की कि ऐसा कि कोई काम ना करे जो यंगस्टर्स को भ्रमित करे, उसकी दिग्भ्रमित करे, उनको गलत दिशा में ले जाए। टोबैको का ऐड तो शाहरुख ने भी किया, अजय देवगन ने भी किया, अक्षय ने भी किया, हालांकि माफी मांग ली बाद में ट्रोल होने पे। नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया, माफी मांगी है, कितनी भरपाई हुई पता नहीं, लेकिन लोग आपकी नकल करते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, आप जैसा करते हैं वैसा करते हैं। यंगस्टर्स स्टाइल वही करेंगे, वो उस स्टाइल से खाएंगे, तो उनको गलत दिशा क्यों दिखानी? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उन्होंने ही आपको बनाया है। आपको कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर हुआ है, आपने मना हुआ किया? था, मैं तब से आज तक पछताता हूँ कि एक गलत काम मैंने किया, बस वही किया। गोवा पान मसाला का एक मैंने ऐड कर लिया था आज से 20 साल पहले। शुरुआत नया नया था, शुरुआत हुई थी, और मेरा एक कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था राजकुमार संतोषी की लज्जा फिल्म का। उसमें डायलॉग भी एक बड़ा फेमस हुआ था, उठ जाएंगे। तो उसी कैरेक्टर को लेके उन्होंने गोवा पान मसाला का किया था कि वही कैरेक्टर, वही लुक और वही वो ऑफर मिला था। हम इतना उस समय जागरूकता थी नहीं कि एक्टर की और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, नया नया था, तो मैंने कर लिया था। करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे गलत काम जो मेरे से हुआ है इस करियर में, वो ये हुआ है कि मैंने गोवा पान मसाला का ऐड किया। वो पछतावा है अभी तक, उसका कोई भरपाई तो है नहीं। कभी किसी एक्टर से बात हुई कि मत करो ना, ये मत प्रमोट करो? मैं सबको बोलता हूँ। क्या जवाब आता है? हाँ, किससे बोला फॉर एग्जांपल कभी? मतलब ऐसे किसी जैसे स्टार्स वगैरह, इनसे मेरा इतना का मैं रखता भी नहीं, नॉर्मल बातचीत हुई। बाकी और जो लोग खाते हुए मिलते हैं ना मुझे, उनसे ज़रूर बोलता हूँ, प्लीज़ मत करो। एक अनजान लोगों को भी बोल देता हूँ मैं, जैसे कहीं हूँ और कोई खा रहा है तो प्लीज़ मत करो, ये बहुत ख़राब है, लाइफ बर्बाद कर देगा तुम्हारी। बोलता हूँ, छोड़ता नहीं, भले उसको बुरा लगे। 80-90 के जो दशक के सुपरस्टार्स थे, आपने उनके साथ काम किया, और नई जनरेशन में भी आप नए नए एक्टर्स या स्टैब्लिश एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल। कुछ अंतर महसूस करते हैं उस वक्त के एक्टर्स जो सुपरस्टार्स थे और आज के जो इन प्रोसेस हैं, या जो आज के सुपरस्टार्स हैं? फ़र्क है, अप्रोच में फ़र्क है, पर्सनालिटी को कैरी करने में फ़र्क है। पहले के इसको हम बुराई नहीं कह सकते, पहले के जो स्टार्स थे वो एक ऑरा लेके चलते थे और वो अपने ऑरा में रहते थे। इस वजह से वो एक डिस्टेंस रहता था हमेशा, पब्लिक के साथ उनका डिस्टेंस, आपस में भी बहुत ज़्यादा इतना नहीं था, मतलब ठीक। आजकल के जो एक्टर्स होते हैं, हालांकि बहुत सुना था हमने उनके बारे में जब शुरुआत की इस तरह के, जैसे कार्तिक वगैरह के साथ काम करना शुरू किया, उससे पहले मुझे लगा था पता नहीं यार कैसे बिहेव करेंगे, ये क्या सोचेंगे, मतलब किस तरह से उतना रिस्पेक्ट देंगे, क्या पता नहीं। इस तरह से हमने पहले दिन शुरुआत की, समझ में आया। दूसरे दिन पता लगा कि दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे पहले काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे इस काम को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं जो हमने किया है। इंटरेक्शन में, आपसी बातचीत में भी इसमें खुलापन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑरा वगैरह की बात है ही नहीं। होगा दूसरों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, तभी तो आप अच्छा काम करेंगे एक्टर के तौर पर। सो ये फ़र्क है। आप कुछ फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा रहे हैं जिसमें सिंघम भी शामिल है। अब सिंघम अगेन आ रही है, काफ़ी चर्चा है इस बार, आप क्या कुछ है? 2 बार किया हमने जी, तीसरी बार नहीं किया। हो सकता है कुछ इसमें हमने पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं,
कैरेक्टर उस तरह का रहा नहीं होगा। पिछली बार में भी छोटा सा ही छोटा था था, जी। कैरेक्टर, तो हमको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि यार थोड़ा तो कुछ तो कर देते, कुछ तो इतना एस्टेब्लिश हुआ था पिछली बार बिल्कुल, वो हाँ। कैरेक्टर पहले वाले में, तो थोड़ा तो वजनदारी रखनी चाहिए थी। तो अभी नहीं है तो हमको अच्छा ही लग रहा है कि नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादातर फोकस वही है। हाँ। अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो वो बच्चा जो मध्य प्रदेश के सागर में पैदा हुआ है ना, जिनके पिता आम भाषा में टेलर कह सकते हैं, लेकिन जो भगवान के कपड़े होते हैं उनका काम होता था, क्या तब कभी थॉट में था, तब कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा? बचपन कैसा था? बचपन एक्चुअली अगर जो मैं बैठा हूँ, जी। शायद बचपन में ही इसकी रूपरेखा बन गई थी। कुछ ऐसा मैं कल्पना करता था, ऐसा विजुलाइज करता था कि मैं कोई बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और बड़ा रुतबा होगा मेरा, और मैं अपने समाज के काम आऊँगा, मैं समाज हित में काम करूँगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थीं और लोग मुझे बहुत सम्मान करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। उसका रिलेशन सीधा मेरे फादर से रहा। मेरे फादर एक बड़े अच्छे पहलवान थे और बहुत प्रसिद्ध पहलवान थे अपने एरिया के। तो हर 3-4 महीने में कोई ना कोई कुश्ती का मैच हुआ करता था, तो वो हर कुश्ती जीतते थे, वो कभी नहीं हारे। वाह। तो और जब वो कुश्ती जीतते थे, जी। तो जो कुश्ती का वेन्यू है जहाँ जहाँ कुश्तियाँ होती हैं या हुई, वहाँ से लेके घर तक लोग उनको कंधे पर उठा के लेके आते और ढोल धमाका और लोग डांस करते हुए। तो मैं देखता था, मैं वो तकरीबन क्या 10-11 साल का था, तो मैं देखता था, माय गॉड क्या बात है, ही इज माय फादर, मुझे भी ऐसे बनना है। तो लोग इतना सम्मान दें, इतना प्यार दें, और लोग देख रहे हैं। लोग ऐसे कोई छत पर खड़ा हुआ देख रहा है, कोई सड़क पर किनारे, कोई फुटपाथ के ऊपर खड़ा हुआ देख रहा है। इतना फख्र महसूस होता था। तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। कोई आपने बचपन में 2-4 दाव पेच लगाए, कुश्ती उश्ती आप उतरे? सीखा मैं फादर के साथ जाता था, उनको देखता था, उनकी जो मेहनत करते हुए देखता था, जिस तरह की मेहनत पहलवान लोग करते हैं, आपको शायद मालूम भी होगा। दंड बिठक जो उनका मेन है, जिसकी वजह से वो शरीर को अपना बलिष्ठ बनाते हैं। 3000 से लेकर 5000 तक दंड बिठकें लगाते थे डेली। और नीचे का फर्श बिल्कुल ऐसे पसीने से बह जाता, ऐसा लगता था जैसे पानी बह गया। और मैं पोछा लगाता था। और उसके बाद फिर वो अखाड़े को गोड़ना कहलाते हैं, मिट्टी का अखाड़ा होता है, तो उसको फावड़े से खोदते हैं। उसके बाद फिर कुश्तियाँ की प्रैक्टिस होती है। फिर वो सबको सिखाते रहे, ये दाव, ये दाव, ये दाव, मैंने भी सीखे। सो वो सब मेहनत में देखता था, और मुझे ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट था कि वो जो कंधे पर लेके आ रहे हैं, उसके पीछे इतनी मेहनत लगी हुई है। सो मेहनत का जज्बा, मेहनत का संस्कार मुझे अपने फादर से मिला, और वो लोगों के कंधों पर आना और वो सम्मान मिलना, वो भी वो इमेज जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आज मैं बैठा हूँ, शायद वो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे वो हुक मिला, वहाँ वो ट्रिगर मिला वहाँ। आर्थिक स्थिति कैसी थी परिवार की? खराब थी। वजह ये थी कि हम पूरा एक परिवार 12 लोगों का था। अच्छा। 6 भाई, 4 बहनें, 10 और माता पिता। और फादर का काम बिल्कुल छोटा सा ही था। और जब तक हम तैयार होते कि मतलब नौकरी वोकरी करेंगे, काफ़ी टाइम, एटलीस्ट 20-25 साल के बाद ही कुछ ही नौकरी वोकरी मिलने का चांस था। तब तक अपने आप को तैयार करना है, तैयारी के लिए चाहिए ना। तो मैं देखता था कि स्थिति अच्छी नहीं है, फादर कर नहीं पाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, चलो बच्चे अपने हिसाब से करते रहेंगे। मतलब जो साधन है, जो घर में
आमद हो रही है, उसी से ही सब करना है, तो हम सब उसी से करते थे। अब ऐसे में जो एक मेरा एक विजन था बचपन में ही, कुछ एक हो सकता है कुछ ईश्वर ने मुझे एक अलग दृष्टि दी या अलग मुझे ऐसी योग्यता दी कि मैं सोचता था कि अगर मुझे कुछ बड़ा बनना है तो मुझे पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, और जब तक मैं अच्छी पढ़ाई नहीं करूँगा, जब तक मैं ग्रेजुएशन नहीं कर लूँगा, तब तक तो मैं बड़ा बन नहीं सकता। और ये विज़न मुझे मिला था गांधी जी की आत्मकथा, जो सत्य के प्रयोग उनकी किताब है, उससे। क्योंकि गांधी जी अगर जा सकते हैं उधर लंदन और वहाँ नौकरी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो उनसे ज़्यादा होशियार हूँ। मतलब ऐसे मन में आता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था जी, टॉप करता था हमेशा। तो मैंने कहा कि मैं तो कर लूँगा, और ऐसे दिमाग में बना रहता था। तो उस तरह से ये सब थॉट जो है मुझे दिल्ली ले आए। तो 7वीं क्लास तक मैं सागर में पढ़ा जी, और 8वीं क्लास से फिर ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में पढ़ा। दिल्ली में रहने की जुगाड़ कैसे हुई? क्योंकि आर्थिक स्थिति आपने बोला ना ठीक नहीं थी परिवार की। हाँ। तो दिल्ली पहुंचना कैसे और वहां पे रहना, बैठना, उठना, सीखना कैसे हुआ? 7वीं क्लास में अचानक एक मेरा दोस्त बोलता है कि मेरे अंकल को उनके दोस्त का लेटर आया है दिल्ली से। अंकल को दोस्त का लेटर आया है दिल्ली से? ठीक। तो मैंने कहा अच्छा, उसमें एड्रेस लिखा हुआ है? मतलब 7वीं क्लास का बच्चा। तो उसने कहा हाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा लेके आना हो, चिट्ठी लेके आओ ना। तो पोस्ट कार्ड था वो जी। तो वो लेके आया है। मैंने देखा यार तो एड्रेस मिल गया, इस एड्रेस पर जा सकते हैं। अब देखो ना, ये सोचा हूँ कि कैसे पहुंचेगा, ना ये सोचा हूँ कि वो रखेगा कि नहीं, और कुछ नहीं, बस मुझे दिख रहा है कि एक एड्रेस मिल गया है। हाँ, ठिकाना मिल गया, हो सकता है। मैंने अपनी माँ को बोला, 2-3 दिन के बाद मुझसे रहा नहीं गया कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। माँ को बोला कि मुझे दिल्ली में पढ़ना है। तो वो तो चौंक से गई, दिल्ली में पढ़ना है? कैसे पढ़ोगे दिल्ली में? कहाँ रहोगे? कौन पैसा खर्चा करेगा? मैं कर लूँगा, मेरे पास एक पता है, वहाँ चला जाऊँगा। मेरे दोस्त के अंकल रहते हैं वहाँ। वो चिंता में रहने लगी। 2 दिन हो गए, मैंने कहा बताओ ना, पिताजी से बात करो ना, मुझे जाना है, जल्दी जाना है। तो वो भी टेंशन में आ गई कि वो कहें कैसे। बहरहाल जब 1 दिन और गुजर गया तो मैंने उनको कहा, वार्निंग दी कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं भाग जाऊंगा। एक दिन भारी पड़ रहा था अभी तो। वाह। पता मिल गया था ना। तो वो डर गई कि ये भाग ही जाएगा। तो उन्होंने पिताजी से बात की। पिताजी से बात की तो खूब डांटा उन्होंने, जम के। क्या है ये, तुमको कैसे लगता है कि तुम दिल्ली पहुंच जाओगे? पहुंच कैसे जाओगे? क्या बकवास है, किस तरह की? और खबरदार इस तरह की बात की तो चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करो, 11वीं के बाद देखना क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने डांट डूट के, उनको लगा कि डांट से काम चल जाएगा। वो काम चला नहीं, क्योंकि मैं भी गुस्से हो गया। दूसरे दिन शाम को मैंने माँ को बोला, कल मैं चला जाऊंगा। वो टेंशन में आ गई, क्या बोल रहा है? हाँ, कल मैं चला जाऊंगा। इस बात ने उन्होंने मेरा डिटर्मिनेशन देखा, वो दृढ़ता देखी उन्होंने, उनको कहा गया ये तो गड़बड़ है। उन्होंने पिताजी को बुलाया कि ऐसे ऐसे कर रहा, क्या करना है? तो पिताजी आए, बैठो, कैसे जाओगे तुम? मैं कहा तुम टिकट करवा दो हमारी, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, और थोड़े से पैसे दे दो, हम वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे और इस एड्रेस पर पहुँच जाएंगे। बस मेरा डेस्टिनेशन क्लियर। वो एड्रेस। तो उन्होंने कहा कि वो तुमको रख लेंगे? मैंने कहा हाँ रख लेंगे, मैं उनके पाँव पड़ लूँगा। देखो अब बच्चे का दिमाग बिल्कुल। तो अब समझ लो कि
सब हो गया। उन्होंने जो कुछ भी था घर में वो कर दिया, और 5 दिन का खाना मेरी माँ ने बना के रख दिया। उनको चिंता ये रहेगी कि बेटा खाएगा क्या। तो और जो भी कपड़े थोड़े बहुत चादर उधर जो सब पूरा एक बड़ा सा थैला तैयार किया। तो फिर वहाँ सागर के पास बीना एक जगह है बिल्कुल। जहाँ से सभी मेन बड़ी ट्रेनें गुजरती थी। सागर से कोई डायरेक्ट नहीं थी। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने गया। वहाँ पहुँचा, बीना की टिकट ली 18.5 की, बीना से दिल्ली की टिकट, पैसेंजर टिकट वो ली। दिल्ली पहुँच गए। वहाँ पहुँचे रिक्शे से जैसा सोचा था ऐसे, वहाँ पहुँचे और उन्होंने डांट के भगा दिया, खूब डांटा। जिनके यहाँ गए थे, जिस ठिकाने की उम्मीद में घर छोड़ा, वहाँ डांट पड़ गई। जिस तरह से डांटा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता था, मतलब एक शब्द नहीं बोल सकता था, इतना ज्यादा जोर से डांटा था। तो मैं पाँव पढ़ने की कोशिश भी की, मतलब गालियां वालियां दे के वो सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर लिया। कोई बात निकले। अब देखा दिल्ली पहली बार, खूब आवाजाही ये वो। तो अपने थैला लिया और कोई। घर से निकलते वक्त पापा ने कुछ रुपए दिए थे? हाँ, कितने? उन्होंने 51 रुपये दिए थे। अच्छा, ठीक है। नहीं, 58 रुपये। 58 रुपये दिए थे, बहुत थे मेरे लिए। बिल्कुल। वो गर्मी थी। नई दिल्ली के पास आसफ अली रोड है, दरियागंज, आसफ अली रोड। इस तरह के बड़े रोड्स पर मैं निकला कि देखते हैं कोई स्कूल अगर होगा तो उसके आसपास ही देखते हैं क्या करना है। तो इस तरह से एक दिन पूरा निकला, सोने का। वापस आए रेलवे स्टेशन पर, चादर बिछाई अपने प्लेटफॉर्म पर साइड में, जैसे लोग और सोते थे। ऐसे एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, और अभी सिर्फ मैं ढूंढ रहा हूँ स्कूल, क्योंकि खाना है मेरे पास। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन खाना खत्म। अभी पैसे हैं 58 रुपये बाकी हैं। अब क्या करें, खाना तो खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, चलो एक आज और लगा लेते हैं। एक रोड रह गया जो मुझे ठीक ठाक लग रहा था, तो उस रोड पर निकले। तो अचानक देखा कि एक महल की तरह गुंबज होते हैं ना, कुछ वो दिख रहे हैं, और ये स्कूल है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्किटेक्ट देखा मैंने, ऐसे कभी स्कूल देखा नहीं था। मैं कहा यार ये स्कूल बहुत अच्छा है। तो देखा माध्यमिक स्कूल, आसपास देखा कहाँ क्या क्या दुकानें हैं, तो वो भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। एक स्टेशनरी की दुकान थी, एक चाय की दुकान थी, नाई वाई बस सब आसपास थे, काफी चल पे छोटा बस्ती टाइप की दुकानें। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, मैं जाके पूछ लेता हूँ अगर उनको कोई काम वाला चाहिए हो तो। तो मैंने सोचा कि स्टेशनरी की दुकान पर अगर मैं पूछूं तो ये अच्छा रहेगा, यहाँ टीचर भी आएंगे, यहाँ स्टूडेंट्स भी आएंगे, उनसे मेरा मेलजोल बढ़ेगा, बातचीत हो जाएगी, उनसे बातचीत होगी, तो उनकी हेल्प लेके मैं इस स्कूल में दाखिला ले सकता हूँ। तो मैं डरते डरते उसके पास गया, बुजुर्ग आदमी था। तो मैं नमस्ते की, और सीधा एक सेंटेंस, आपको कोई काम करने वाला चाहिए क्या? तो उसने ऐसे देखा, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, जैसे मैंने पूछा हाथ में थैला। हाँ, थोड़ा अच्छी गरजदार आवाज़ थी उनकी। कहाँ से आए हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, और अच्छा क्या काम किया है अभी? मैंने कहा काम तो कोई नहीं किया। अच्छा कहाँ रहोगे? मैंने कहा आप जहाँ कहोगे वहाँ रह लेंगे। घर का भी उन्हीं पे डाल दिया कि काम भी दो और जगह भी दो। अच्छा, तो कह लगे उस पर रहोगे, मतलब वो आगे उनका एक्सटेंशन था चौतरा सा, और
रात को मतलब बंद करते हैं तो वो खाली हो जाता है। हाँ। तो वो यहाँ रहोगे, यहाँ सो जाओगे? हम कहा हाँ। मुझे लगा कि ये तो मतलब एकदम से जैसा मैंने सोचा था कुछ हो रहा है, कुछ बन रही बात। तो मैं कहा हाँ हाँ, और 10 रुपये महीने देंगे? मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, और खाना पीना मतलब। हाँ। तो मैं एकदम से एक्साइटेड हो गया, और इस तरह से हम उस स्टेशनरी की दुकान पर काम करने लगे। साथ में उनके जो उनका बेटा था वो चाय की दुकान करता था। जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया, और मैं उस दुकान में आ गया, और जैसा मैंने सोचा था बच्चे आते थे, कोई कॉपी वॉपी लेने, कोई कभी कभी वो कोई टीचर भी आता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मेल जोड़ बढ़ा, और फिर मैं धीरे धीरे जब रिसेस का ठंडा हो जाता था तो रिसेस में ही स्कूल में जाना शुरू कर दिया। और चूंकि मैं अखाड़े जाता था तो हाथों पर चलना, कुलाटियाँ लेना, वो सब चीज़ें सीखी हुई थी मैंने। तो वो सब मैं धीरे धीरे एक लड़के से दोस्ती गांठी, तो उसको दिखाने लगा, और लड़के खड़े हो गए। तो ये एक सिस्टम बन गया, मतलब वो एक बहुत अच्छा मेलजोल बन गया, लोग मुझे पसंद करने लगे, क्या ये तो बड़ा अच्छा अलग ही चीज कर ले रहा है कुछ। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं उनके वहाँ आने जाने लगा। फिर मैं और वहाँ अंदर जाने के हिसाब से फिर मैंने कहा कि मैं तो चाय भी ले जाऊँगा, उसमें भी हेल्प कर दूंगा। अच्छा हाँ, तो मैं चाय लेके भी अंदर जाने लगा, स्कूल के अंदर। हाँ। स्कूल के अंदर टीचर्स को दूंगा। उनसे बात करने लगा, उनसे मेलजोल करने लगा। एक पीटीआई के टीचर थे, जो खेल कूद के टीचर फिजिकल होते एजुकेशन। हैं। तो उनको मेरा ये सब अच्छा लगता था, हाथ हाथ पर चलना, और एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखती थी उनको मेरे अंदर। तो वो मुझे पसंद करने लगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने लगा उनके साथ टच में रहने की। तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं उनको चाय वाय लेके गया। मैं कहा सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। और मैंने अपनी बात बताई। तो बोला अच्छा पढ़ोगे, फिर रहोगे कहाँ? उनका आपके यहाँ रह लूँगा। मेरे यहाँ रह लोगे? हाँ। उनका आपके लिए काम करूँगा, आप जो कहोगे वो करूँगा, घर के काम करूँगा। उनका अच्छा ठीक है, मैं तुमको कल बताता हूँ। दूसरे दिन फिर मैं पहुँच गया। आपने बताइए। बोले हाँ ठीक है, मैं तुमको एड्रेस देता हूँ, तुम अपनी मार्कशीट लेकर आओ, अपने सारे जो पेपर्स हैं वो सब लेके आओ, और लिविंग सर्टिफिकेट लेके आओ अपने स्कूल से, और इस एड्रेस पर आओ। 15 जुलाई को स्कूल खुलेगा, उसके एक हफ्ते पहले आओ। ऐसा करके उन्होंने, मैं कहा हाँ ठीक है। एकदम से ऐसे मुझे लगा बाँछें खिल गई मेरी। और जैसे ही स्कूल की छुट्टियां हुई, मैं यहाँ से निकला, मैं उनको बोला कि मुझे घर जाना है। घर गया, वहाँ सब वो हमने लिविंग सर्टिफिकेट और ये वो सब किया, और एक हफ्ते पहले पहुँच गया उनके पास। तो उनको तो विश्वास ही नहीं था, ऐसे बोल के ऐसे ही भूल गए थे। तो वो देखे तो हैरान हो गए कि अरे ये तो सवाल लेके खड़ा हुआ है सामने। तो इस तरह से मेरा दिल्ली आना हो गया, और दिल्ली में स्कूल में आना हो गया, और इस तरह से उन्होंने एडमिशन करा दिया मेरा, और उन्होंने अपने एक प्रेस में काम करवा दी। मेरे उनके पिताजी, उनके अंकल का प्रेस था, टाइम एंड टाइड नाम की एक मैगजीन निकला करती थी उसमें। तो वो लेके आते थे, हम लेके जाते थे सुबह 7, साढ़े 7 बजे के आसपास हमारा स्कूल था, और वहाँ 1 बजे ख़त्म होता था। आके फिर खाना वाना खा के, और फिर 2 बजे प्रेस में जाते थे, 2-2:30 बजे के बीच में, और वहाँ 8 बजे तक रहते थे। 8 से 9, 8 से 9 ऐसे करके फिर वापस आते थे, और फिर जो कुछ भी काम होता था उनका घर का वो सब करते थे। बीच बीच में और भी जो भी काम हो सकता था वो सब करते थे। और इस तरह से
मेरा पढ़ाई चालू हो गई और मैं घर में वादा करके गया था कि मैं फर्स्ट आऊँगा। तो 8वीं क्लास बोर्ड की, दिल्ली बोर्ड, उसमें 14 स्कूलों के जोन में मैंने टॉप किया। स्कूल में रहते हुए मैं स्काउट एंड गाइड एक सेक्शन था, उसमें उसका लीडर था मैं। एनसीसी का कैडेट सर्जेंट रहा, रेड क्रॉस का काउंसलर रहा, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। वाह। और चूंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत मन था, तो मतलब गाना तो गाता था, फिर गाने, फिर भाषण बोलना, लिखना भाषण और भाषण करना, स्पोर्ट्स में भी था। फिर कविताएं भी लिखने लगा अपने हिसाब से, उस उम्र में जैसा बच्चा लिखता है। फिर कविता वाचन करना, नाटक करना, कुछ अपने नाटक बना लिए थे। मुझे माँ की बड़ी याद आती थी क्योंकि अकेला था। तो एक माँ के बीच बच्चे का संवाद, वो क्या क्या महसूस कर रहा है, कैसे अकेलापन उसको बहुत परेशान कर रहा है, कैसे कैसे रह रहा है वो, ऐसे कुछ बातें करते करते, चूँकि माँ के साथ बहुत कनेक्टेड था मैं, तो मैं रोने लगता था, अपने आप आंसू आने लगते थे, क्योंकि इस तरह की बातें सोच रहे हो, जहन में चल रही चीज़ें। तो जब मैं परफॉर्म करता था तो नेचुरल रोना आ जाता था। तो स्टूडेंट्स देखते थे, अरे यार ये तो कमाल कर रहा है, कि कैसी एक्टिंग कर रहा है। और टीचर्स वो इससे बहुत अप्रिशिएट करने लगे, और वो बीच बीच में ऐसा करने लगे, तुम तो अगर एक्टिंग भी करने लगो तो तुम बहुत आगे जाओगे। अभी 10वीं 11वीं में चल रहा है। ओ, नई दिशा वहां से मिलने लगी। वहां से मुझे एक्टिंग की दिशा मिलने लगी। जो टीचर थे जिनके यहाँ मैं पीटीआई टीचर मैंने बताया, उनके साथ ही रहा मैं 11वीं क्लास तक। उसके बाद 11वीं के बाद कॉलेज कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि कॉलेज की टाइमिंग ऐसे अलग थी कि 10 बजे आपको पहुंचना ही है वहाँ, और 4-5 बजे तक आपको वहाँ रहना है। तो आप काम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? तो कुछ सेट नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम निकलता जा रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसे काम करते हैं, कहीं नौकरी कर लेते हैं, ऐसी पार्ट टाइम नौकरी मिल जाए जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, या सुबह 9 बजे, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट ऐसा कुछ मिल जाए। तो उसके सहारे मैं अपनी ग्रेजुएशन में कॉलेज कर लूँ, चाहता था मैं कॉलेज करूँ। उसके पीछे पड़ गया फिर मैं, ये विज्ञापन देखना, ये पेपर, इस लाइब्रेरी में जाओ, सारे न्यूज़पेपर रख लिया है सामने, ढूंढना। ऐसे ढूंढ रहा था तो एक मुझे विज्ञापन दिखाई दिया। साहित्य कला परिषद दिल्ली की एक संस्था है गवर्नमेंट की। साहित्य कला परिषद 3 साल एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 250 रुपये की स्कॉलरशिप देती है। सो आप अप्लाई करें। दिल्ली स्टेट से सिर्फ 2 सीट्स को सिलेक्ट करना था इनको। तो मुझे लगा यार ये अच्छा है, अगर 250 रुपये की ये स्कॉलरशिप मुझे मिल गई, मैं हॉस्टल में रहूँगा, तो मैं अपना ग्रेजुएशन भी कर लूँगा, ये डिप्लोमा भी हो जाएगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि एनएसडी क्या चीज़ है। मैं वही बोल रहा हूँ, कीवर्ड्स थे 250 रुपये और स्कॉलरशिप, बस मुझे ध्यान नहीं आता। तो मुझे लगा था कि जैसे ये भी एक गवर्नमेंट का स्कूल होगा और गवर्नमेंट ये नाटक सिखाते होंगे, फिर वो परिवार नियोजन या इस तरह की अपनी जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक्टिंग करना होता होगा। तो अप्लाई कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी भी है, उसके साथ मेरी एक बड़ी गांठ मतलब बैठती थी। तो उसके साथ मैं गया देखते हैं, और कोई इंसिडेंस देखिए, यहाँ से सिर्फ 3 फरलांग का डिस्टेंस था मेरे स्कूल से एनएसडी का। तो पहले हम आते जाते देखते थे, लेकिन मतलब हमको अच्छा लगता था, लेकिन कभी इस तरह से नहीं सोचा नहीं, इस तरह से देखे नहीं था। उनसे फॉर्म लिया, फॉर्म सब देखा, तो कहा यार ये तो अच्छा है, फॉर्म भर सकते हैं, हम तो इतने नाटक की, इतने एक्टिंग भी कर लेते हैं हम तो, और सबको पसंद भी आती है। इस तरह से हमने
फॉर्म की कुछ फीस थी या फ्री था फॉर्म? नहीं, वो मैंने हमारे एक वो ड्राइंग के टीचर थे, मतलब 350 या 360 रुपये के आसपास हमें भर के दे, मतलब फॉर्म के साथ भरनी होती थी। अच्छा। तो वो उनसे लेके मैंने भरी थी। तो इस तरह से मैंने फॉर्म भर दिया, और जब इंटरव्यू हुआ वहाँ भी मतलब मुझे ऊपर का सपोर्ट था, न कपड़े थे न कुछ न था, और एक से एक एक्टिंग के लिए तो सब अच्छे धुरंधर अच्छे अच्छे कपड़े पहने, स्मार्ट लड़के लड़कियाँ, उनको देख के वैसे ही डिप्रेशन आ जाए, लेकिन नहीं था डिप्रेशन। तो जो भी कुर्ता पजामा था वो पहन के गए, और मुझे याद है कि मैंने फील किया कि जैसे मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ सब ये बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने वाले, कुछ अजीब सी एक पावर महसूस की मैंने। तो मैंने आदाब किया, कभी आदाब मैंने किया नहीं, कभी ऐसा सोचा भी आदाब अच्छा। किया, कुछ कुर्ता पजामा जो पहना, इंटरव्यू के जो पैनल थे उनको आदाब करके मैं हाँ। नमस्ते करते हैं, तो हाँ। आदाब किया। उनमें से कोई मुस्लिम था? नहीं अच्छा, अंदर से ही ऐसा ही। हाँ। और उसके बाद जो हर चीज जो पूछ रहे हैं उसको फर्स्ट क्लास जवाब दे रहा हूँ। गाने भी गा रहे हैं, कविताएं भी गा रहे हैं। उनका कि अच्छा इस कोई कविता सुनाओ तो कविता सुना रहे हैं। और इंटरव्यू हिंदी में था कि इंग्लिश में या मिक्स? हिंदी। तो उनको एक्टिंग भी दिखाई तो वही ऐसे ही हुआ। मैं अपनी माँ के बारे में जो कुछ बोल रहा था, बोलते बोलते मैं वो आंसू आ गए, एकदम सब कुछ बदल गया। नेक्स्ट डे टेलीग्राम आ गया, यू आर सिलेक्टेड टू फॉर द ट्रेनिंग इन नेशनल स्कूल ड्रामा। अब सागर वाया दिल्ली मुंबई पहुंची गाड़ी। मुंबई का पहला दिन कैसा था, कैसे पहुंचे? क्या हुआ, जैसे 3 साल कंप्लीट होने वाले हुए, 1 महीना रह गया संभव, तो हम लोग आपस में बैठ के बातें किया करते थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सब अपनी अपनी योजनाएं बताते थे। अनुपम बोलते थे कि मुझे अभी लखनऊ जाना है, वहाँ मुझे टीचिंग करनी है। उनके कुछ कनेक्शंस थे जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो सबके अपने अपने ऐसे तरह से प्रोग्राम बनते थे। मुझे लगता था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। रघुवीर यादव वगैरह भी उसका हिस्सा रह चुके। हाँ, रघुवीर यादव, विजय कश्यप, अभी जो नामचीन है पंकज कपूर, मनोहर सिंह, पता नहीं वो नहीं जानते होगा आप, सुरेखा सीकरी को जानते हो? वो भी वहाँ के हमारी सीनियर थी, उत्तरा बावकर। इन लोगों से मैंने मतलब ये लोग जब परफॉर्म करते थे तो एकदम हम ऐसे रह जाते थे कि माय गॉड क्या परफॉर्मेंस देखी हमने, स्तब्ध कर देते। हाँ, एकदम ऐसा लगता था कि यार हम ऐसे ही परफॉर्मेंस हमको करनी चाहिए। मैंने पता किया तो मनोहर सिंह जी जो वहाँ के चीफ थे, उनको 6 साल हो चुके थे। 3 साल कोर्स करने के बाद 6 साल और उस ग्रुप में हो चुके थे, तो 9 साल हो गए थे। तो मैं अंदाज़ा लगा था कि 9 साल करने के बाद उनको ये लेवल मिला, तो मैं कम से कम 10 साल करूँगा। 10 साल अव्वल आना है, इनसे आगे जाना है। तो मैं कम से कम 10 साल करूँगा नाटक, ये थिएटर इस ग्रुप में 10 साल रहूँगा, उसके बाद फिर बॉम्बे की सोचूंगा। तो ये सोच के मैं इस ग्रुप को ज्वाइन किया। तो 10 साल के बजाय 11 साल काम किया, और लंदन, जर्मनी, पोलैंड, वहाँ जाके परफॉर्मेंस दी, और दुनिया के टॉप क्लास के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इटसेल्फ इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट था, तो यहाँ जो भी हम इस ग्रुप में डायरेक्ट करने के लिए इनवाइट करते थे डायरेक्टर्स को, वो सब टॉप क्लास के हुआ करते थे, रेनाउंड। तो जर्मनी के फ्रिट्स बेनेविट्स बहुत ही टॉप क्लास के डायरेक्टर रहे, अभी गुजर गए हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बैरी जॉन के साथ काम करने का मौका मिला। इब्राहिम अलकाजी जो हमारे डायरेक्टर रहे, उनके साथ बीवी कारन जो
टॉप क्लास के डायरेक्टर, उनके साथ काम करने का मौका मिला, सिर्फ काम ही नहीं, उनसे सीखने का मौका मिला। और फिर इन एक्टर्स जो हमारे सीनियर्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और इस तरह से करते 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 कि इतना आनंद में था, मुझे लगे ही नहीं रहता कि मैं कहीं जाना है मुझे। लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट आ जाती है ना बच्चों की, शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, फिर लगा कि बच्चों की परवरिश भी तो करनी है, वो भी ढंग से करनी है, ऐसे ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते। हम तो आनंद में हैं, हमारे बच्चे थोड़ी आनंद में, हमको लाइफ का भी तो हमें उनकी जिम्मेदारी है हमारी, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। तो वो अभी खटका चालू हो गया। और 11वें साल में 89 में जब मुझे लगने लगा कि यस, अभी मैं इतना परिपक्व हो चुका हूँ, मेरा एक्टिंग का तरीका अभी मुझे ऐसा मिल गया है, ऐसी टेक्ट्स मुझे मालूम पड़ गए हैं। कोई स्टार भी होगा सामने तो नर्वस नहीं तो स्टार्स के साथ उनसे बेहतर काम करने का जज्बा रहेगा, ऐसा मान के, ऐसा जब फीलिंग आ गई तब मैंने डिसाइड किया कि यस, अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो 89 में हमने रेजिग्नेशन दिया और पूरे 89 हमने तैयारी की। मैं मानता था कि बॉम्बे में थोड़ी मुझे कोई जानता है, बिल्कुल, कि आपको ऐसे कैसे काम कैसे दे देगा, कुछ तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा, कुछ तो करके देना पड़ेगा। तो मैंने अपने एक एल्बम बनाया था, अच्छा हैवी सा, फोटोज का। जो नाटक मैंने किए थे, जो मेन कैरेक्टर्स, मैं मेन एक्टर था ग्रुप का, यही रहता था। एक्टर आपके अलग अलग लुक्स और वो सब मालूम पड़े कि ये एक्टर ये कैरेक्टर भी कर सकते हैं, ये भी कैरेक्टर्स कर सकते हैं, ये घरेलू कैरेक्टर भी कर सकता है। तो इस तरह का तकरीबन 5 किलो का वो था एल्बम। और वो एल्बम बम्बई में आके किन किन को दिखाया? सबको, जिनके साथ मीटिंग, सिस्टम ये था कि पहले पता करते थे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उनके नाम, उनके, हमने डायरेक्टरी ले रखी थी, डायरेक्टरी एंटरटेनमेंट डायरेक्टरी होती है, उसमें सबके नंबर वगैरह होते हैं, उनके घर के नंबर होते हैं। तो सबके नाम की लिस्ट मैं बनाता जाता था जहाँ जहाँ काम हो रहा है। तो तकरीबन 150 से 200 लोगों तक की लिस्ट पहुँची है। पहले 10 लोग, पहले इस तरह से ऐड करते 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 अब फिर मेरे पास 150 से 200 लोगों की लिस्ट हुआ करती थी। एक हमारे पास ऐसे 4 हिस्से बना लेता था, 1 2 3 4 नाम लिख लेते थे, और बाद उनका नंबर, फ़ोन पर बात की, सुबह 9 बजे से बैठ जाता था फ़ोन करने के लिए, तो 9 से 10:30 तक ये मेरा सबको कांटेक्ट करने का एक सिस्टम था। और उनसे अपॉइंटमेंट लेता था, और अपॉइंटमेंट लेके और वो एल्बम 5 केजी की एल्बम लेके चल देते थे। लकीली जिनके सामने मैंने एल्बम खोला उन्होंने मुझे काम दिया। कोई भी ऐसा मिस नहीं हुआ कि उनको मैंने दिखाया हो और उन्होंने नहीं दिया हो, चाहे वो शेखर कपूर हो, चाहे प्रहलाद निहलानी हो। प्रहलाद निहलानी पहले प्रोड्यूसर थे जिनको मैंने दिखाया, और वो उनको मैंने देखा, चेहरे पर देख के मालूम पड़ता है ना कि सामने वाला इम्प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार अच्छा है, मैं तुमको अपनी फिल्म में काम दूंगा, तुम एक काम करना, तुम अगले महीने की इस तारीख के आसपास मुझे फ़ोन करना। ऐसे कह के उन्होंने बोल दिया, और तो बस अगले महीने मैंने फ़ोन किया और उन्होंने बुला लिया कि तुम आओ। और उन्होंने डेविड धवन से बुलवाया, ये हमारी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, शोला और शबनम 92 में रिलीज़ हुई थी, शूटिंग हुई थी 91। तो इस तरह से मुझे वो पहला काम मिला शोला और शबनम का, और 92 में वो रिलीज़ हुई। तो इसी तरह से शेखर कपूर, बैंडिट क्वीन। तो इन सब को मैंने जिन जिन को दिखाया उन्होंने मुझे काम दिया। तो ये उसका एल्बम का करिश्मा था। बिल्कुल। और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आगे हम अभी आपको देख पाएंगे? आपने शुरुआत में कुछ बताए भी थे, उनके अलावा कुछ और? रेड 2 आप देखेंगे, अजय देवगन। फिर एक के सिरा की फिल्म है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड,
उसमें एक थोड़ा डिफरेंट तरह का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। एक फिल्म है जो मैंने अभी मेंशन भी की थी, डायरेक्ट एक्शन, जी 48 में जो ये चीफ मिनिस्टर हम्म, बंगाल का, जी 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 वो है। और एक अभी किन्नर वाली जो फिल्म जी का मैंने बताया मेंशन आपने, किया जी था, मार्केट 2, जी। वो है। आपको देखते रहेंगे, ये तो खुशी है ही, और आपसे बात भी करते रहेंगे। इस बातचीत का आखिरी सवाल आपसे ये है, हाँ, आपके नाम में आपने 2 वी जोड़े हैं, है ना? अब आप जो स्पेलिंग लिखते हो आपके नाम की, उसमें आप डबल वी, 2 वी लगाते हो, उसके पीछे की वजह न्यूमरोलॉजी वाला कुछ सीन? न्यूमरोलॉजी आपको लगता है ये काम करता है? करता है। तो थैंक यू सो मच सर, इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने सारे किस्से हमें बताने अरे के लिए। वाह, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट आपने अपनी ऑडियंस से जोड़ने का मुझे मौका दिया। वो ऑडियंस, वो दर्शक मेरे जो पिछले 30-32 साल से मुझे देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी फिल्मों को देख के मेरे चरित्रों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उस वजह से मुझे मान सम्मान, अ, इतना आदर देते हैं, और आदर भाव इतना मान सम्मान मुझे सोसाइटी में मिल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अगर वो दर्शक हैं तो ही तो मैं ज़िंदा हूँ, तो ही मेरा एक्टर ज़िंदा है। सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।